हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेड क्लासेस। और आज हमें पढ़ना है जनरल साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 बाय उपेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स? निम्नलिखित में से कौन सा गुण आमतौर पर धातुओं के द्वारा नहीं दिखाया जाता? अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, विद्युत चालन। बी, सोनोरस इन नेचर, प्रकृति में सोनोरस। डलनेस, भद्दापन। एंड डक्टिलिटी, लचीलापन। हम आमतौर पे जानते हैं कि जो मेटल्स है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वो धातुओं का एक गुण है। सेकंड है सोनोरस इन नेचर, मीन्स प्रकृति में ध्वनि, यानी जो मेटल्स हैं अगर हम मेटल्स को आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो वो क्या करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा, अर्थात ये भी धातु का एक गुण है। अब आप डी ऑप्शन पे जाइए, डक्टिलिटी, लचीलापन, यानी मेटल्स जनरली कैसी होती हैं, लचीली होती हैं, क्योंकि अगर उन्हें हम मोड़ते हैं तो मोड़ने पे क्या होता है, वो टूटती नहीं है। तो ये जो ए और बी और डी, ये तीनों जो गुण हैं वो धातुओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, डलनेस। डलनेस मीन्स भद्दापन, और जो भद्दापन है वो जनरली धातुएं शो नहीं करती। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि आप कॉपर ले सकते हैं। कॉपर के वायर्स आपने देखे होंगे, कितने सुंदर एंड सुडौल, यानी शाइनी होते हैं। एंड आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं सिल्वर ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं। आपने देखे होंगे सोने के आभूषण भी कैसे होते हैं, कितने सुडौल और कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो हमारा इसमें से जो आंसर है वो क्या हो गया, डलनेस। क्या हो गया, डलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, यानी धातु के पतले तार खींचने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? यानी धातुओं से हम क्या करते हैं, पतले तार खींचते हैं, तो ऐसे उसके गुण को, जो धातु का गुण है ये, उसको हम क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स लचीलापन। लचीलापन का मतलब यह है कि अगर हम किसी धातु को मोड़ते हैं, ठीक है, बेंड करते हैं, या फिर उसको हीट करके, गर्म करके क्या करते हैं, एक लंबे वायर में बनाते हैं, तो वो क्या चीज़ कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। तो हमें पहले ही क्वेश्चन से ये आंसर मिल गया कि जो धातुओं का पतले तार खींचने का जो गुण है वो क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminum are responsible for the same? यानी एल्यूमिनियम का उपयोग हम खाना बनाने के बर्तनों में करते हैं। ठीक है, जनरली आजकल एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? तो हमारे पास ए बी सी डी यानी 4 ऐसे गुण दे रखे हैं, जिसमें से हमें चूज करना है कि एल्यूमिनियम की क्या खासियत है या क्या खास गुण हैं जिसके कारण एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी अच्छी तापीय चालकता। सेकंड है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी अच्छी विद्युत चालकता। अब हम ये तो जानते हैं कि एल्यूमिनियम भी एक मेटल है और मेटल विद्युत का चालक होता है। ठीक है, सी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात किया था, या क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डक्टिलिटी के बारे में बात की थी कि एल्यूमिनियम का क्या, वायर खींचे जाते हैं। अब एल्यूमिनियम भी है, यानी मोस्टली देखा होगा आपने एल्यूमिनियम के वायर भी होते हैं, बट एल्यूमिनियम के वायर बनाने में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का ह्रास होता है या इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी होती है वो किस में हो जाती है, हीट में, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के वायर हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। इस रीजन से हमें पता चल गया कि जो गुड थर्मल कंडक्टिविटी है वो एक एल्यूमिनियम के बर्तन का क्या है, एक गुण है, जिसके कारण एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग कुकिंग में किया जाता है। ठीक है, तो हमें कहाँ से पता चल गया, डक्टिलिटी से। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि डक्टिलिटी क्या है,
एक गुण है या एक एबिलिटी है, एक योग्यता है किसकी, मेटल्स की। लेकिन अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का उपयोग हमें किस में कर रहे हैं, हम खाना बनाने वाले बर्तनों में, तो हम डक्टिलिटी तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, डक्टिलिटी नहीं होगा। डी आ जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक। हाँ, उच्च गलनांक ये एक गुण हो सकता है जिसके कारण हम एल्यूमिनियम का उपयोग किस में करते हैं, खाना बनाने वाले यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं। तो हमें एक तो ये प्राप्त हुआ गुड थर्मल कंडक्टिविटी यानी अच्छी तापीय चालकता, एंड डी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक। ठीक है, तो यानी हमारा ए और डी। अब हम इन ऑप्शंस में से देखेंगे कि ए और डी कौन सा सही है, अर्थात चौथा। तो हमारा आंसर सही हुआ ए एंड डी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब सबसे पहले हम ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है, यानी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या करती हैं, वातावरण में क्या करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। अ ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस विच प्रोड्यूस हीट इन किसमें, सराउंडिंग्स, वातावरण में। ठीक है, और ये इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उस कैटेगरी में चार गैसें हैं जो आती हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, शॉर्ट में बोल देते हैं हम CFC, एंड थर्ड वन इज मीथेन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी PCS प्री 2022 के पेपर फर्स्ट में। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन भी है। तो लास्ट जो हमारा आंसर बचा आर्गन, ये हमारा ऑप्शन सही है कि ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में। अ ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस दैट प्रोड्यूस हीट इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में। ठीक है, एज इट इंक्रीज, यानी ग्रीन हाउस गैस एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में गर्मी पैदा करती है और क्या करती हैं, ये बढ़ती रहती हैं। तो तीन तो आपकी उस ऑप्शन में थी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। चौथा आंसर नहीं था, क्या था, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने हमारा उसमें क्या था आंसर, आर्गन। यानी जो आर्गन है हमारी, देखो वातावरण में बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, H2S भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, आर्गन भी है। बट कौन सी गैसें ऐसी हैं जो कि वातावरण के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, वही गैसें क्या है, ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। ठीक है, तो हमारी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में सिर्फ चार गैसें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, CH4 मीथेन एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सिल्वर पार्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। यानी आपने देखा होगा कि सिल्वर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हवा में काफी लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा किसके कारण होता है, आपने देख, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि हमारे वातावरण में बहुत सारी गैसें उपलब्ध हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है AG3N यानी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट क्या है, जो सिल्वर है वो नाइट्रोजन गैस के साथ क्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट बनाती है, और ये क्या है, एक एक्सप्लोसिव है, यानी एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो एक्सप्लोजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी इसका इस सिल्वर पार्टिकल्स के काले होने से कोई संपर्क नहीं। अब Ag2O पे आ जाइए आप, सिल्वर यानी Ag2O, सिल्वर कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ठीक है, ये भी गलत हुआ। हमें क्या ढूंढना है कि किस रिएक्शन के कारण, यानी जो सिल्वर ऐसा क्या है जिसके साथ रिएक्शन करता है और लंबे समय तक हवा में रहने के बाद कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। अब आ जाते हैं हम Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड। अब देखो वातावरण में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित होती है, तो जो सिल्वर है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड क्या करती है, सिल्वर पार्टिकल्स को क्या बना देती है, ब्लैक बना देती है, काला बना देती है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, सी सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। व्हेन द सिल्वर इज एक्सपोज्ड टू द एयर फॉर ए लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम, इट देन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। मैंने आपको बताया था H2S के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। दिस इज प्रेजेंट इन एयर, जो कि एयर में उपस्थित होती है। दस द रिएक्शन इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, Ag2S बनता है, विच मेक्स द सिल्वर आर्टिकल मेक ब्लैक। जब यह चांदी बहुत लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ प्रक्रिया करती है, जो वायु में मौजूद इस प्रकार प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सिल्वर सल्फाइड बनता है, जो चांदी को क्या कर देता है, काला बना देता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2022 पेपर फर्स्ट में। अगर प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा आपको। अगर ये इनमें से क्वेश्चन आता है तो हमारा इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या जो मेन यौगिक होता है गैस का या मुख्य घटक क्या है, मीथेन होता है। आप आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए, क्या लगाएंगे आप, मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि मैंने आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म है सीएनजी की, इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी सीएनजी मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए किससे बना हुआ है, मीथेन से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन सेम उसी पेपर में पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री 2022 पेपर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अब ये देखो, ये दे रखे हैं हमारे क्या, और ये क्या, यानी ये एसआई यूनिट दे रखी है आपको, एसआई मात्रक। ठीक है, और ये यूनिट दे रखी है आपको। ठीक है, तो जो प्रेशर है, जो हमारा दाब है, उसका एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक है वो क्या है, पास्कल है। ठीक है, ये करेक्ट मैच है। पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की जो शक्ति है, ठीक है, हमने 12th की सेकंड फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसका जो एसआई मात्रक है वो है डायोप्टर। ये भी ठीक है, यानी ये भी सही में। हीट यानी गर्मी, गर्मी किस में नापी जाती है, जूल में नापी जाती है, ये भी सही है। अब आ जाते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस, यानी रेडियोधर्मी की गतिविधि, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनकी गतिविधि को हम किस में नापते हैं, क्यूरी में। अगर ये सही होता, ये यूपी पीसीएस प्री 2022 पेपर फर्स्ट में पूछा गया, ये सही होता कब, अगर ये 1975 से पहले की बात होती तो। ठीक है, 1975 में क्या हुआ था, क्यूरी को रिप्लेस्ड कर दिया था किसने, बैकरल ने। ठीक है, तो द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैकरल एंड दिस टर्म इज नेम्ड आफ्टर हेनरी बैकरल। यानी हेनरी बैकरल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थों के या रेडियो एक्टिव क्रियाओं के साक्ष्य 1975 के बाद में दिए थे। तो 1975 1975 के बाद जो रेडियो एक्टिव गतिविधि थी उसका मात्रक पहले था क्यूरी, क्यूरी को रिप्लेस कर दिया गया था किसमें, बैकरल में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये भी दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिव गतिविधि का एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा होता है, बैकरल दे रखा है, क्यूरी दे रखा है, और मान लो जूल दे रखा है, और नन ऑफ दीज दे रखा है, तो आप जूल लगाओगे, क्योंकि 1975 से पहले क्यूरी था रेडियो एक्टिव पदार्थों का मात्रक। ठीक है, 1975 के बाद क्यूरी को रिप्लेस कर दिया किसने, हेनरी बैकरल ने। तो अब जो नया एसआई मात्रक है रेडियोधर्मी गतिविधि पदार्थों का, तो वो क्या है, बैकरल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बायोडिग्रेडेबल है।
देखो बायोडिग्रेडेबल के बारे में पहले सबसे पहले हम समझेंगे तो बायोडिग्रेडेबल मीन्स है क्या, यानी ऐसी चीजें जो नेचुरल तरीके से अपघटित हो जाएं। ठीक है, अपघटित का मतलब खत्म हो जाएं, यानी नेचुरल प्रोसेस से। तो अब आप देखिए बूल, पहला ऑप्शन है हमारा बूल यानी ऊन। ऊन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आप प्लास्टिक गिलास पे आ जाइए या प्लास्टिक कप पे आ जाइए। प्लास्टिक को आपने देखा होगा, प्लास्टिक क्या है, नॉन डिग्रेडेबल है, यानी ये अगर आप इसको मान लो कुछ सालों के लिए आपने छोड़ दिया तो ये प्राकृतिक तरीके से क्या होगी, नष्ट नहीं होगी। इसीलिए सरकार प्लास्टिक पे बैन लगा रही है, क्योंकि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है। एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल का हम यूज़ करते हैं कहाँ, खाना, जो खाना है उनको गर्म रखने के लिए। क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल क्या है कि उसका टेम्परेचर है जो उसको बाहर नहीं जाने देता, या जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉयल में खाने को थोड़ा फोल्ड करके रख दिया तो जो उसकी जो गर्मी है वो कुछ देर तक बनी रहती है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो उसके टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है और बाहर नहीं जाने देती, जाने देती है बट एक कम अमाउंट में। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉयल भी है वो हमारा एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, यानी ये स्वतः विघटित नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आ जाइए, ग्लास बोतल, कांच, कांच तो किसी भी कीमत पे बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारा प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है, ग्लास बोतल नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या बचा, बूल यानी ऊन। अगर हम ऊन को कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, बायोडिग्रेड हो जाएगा, यानी स्वतः अपघटित हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। यानी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी मटेरियल्स दैट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो कि मैंने आपको बताया, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से विघटित होने वाली सामग्री क्या कहलाती है, बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10 हमारा, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कॉन्टेन, यानी फोटो रासायनिक स्मॉग में हमेशा क्या शामिल होता है। अब देखो फोटो केमिकल स्मोग है क्या, फोटोकेमिकल स्मोग क्या है, NO और NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब दोनों क्रिया करते हैं तब फोटोकेमिकल स्मोग बनता है। और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ओजोन होता है, एल्डिहाइड्स होते हैं, पेन होता है। ठीक है, पेन, अब पेन की आप फुल फॉर्म नेक्स्ट स्लाइड में समझोगे। तो मैंने आपको इसमें से एक सीधा आंसर दे दिया, क्या होता है, ओजोन होता है। ठीक है, तुम्हारा आंसर तो हमने ये लगा दिया, ओजोन होता है। अब फोटोकेमिकल जो स्मॉग है वो बनता कैसे है, वो आप देखो, ये भी आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2022 पेपर फर्स्ट में आया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या पाए जाते हैं, एल्डिहाइड्स पाए जाते हैं, पेन पाया जाता है और ओजोन पाई जाती है। तो सीधा आंसर लगा देंगे हम, ओजोन। अब हम बात करेंगे, देखो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों ईंधनों के जलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्मोक बनता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या मिलते हैं हमें, ओजोन मिलते हैं जो कि मैंने आपको बताया, एल्डिहाइड्स मिलते हैं वो जो कि मैंने आपको बताया, पैराक्सिनिल पैरोक्सिलिल नाइट्रेट जिसका नाम है पेन। ठीक है, या तो आपको पेन लिख के दे देगा या फिर बोल देगा पैरोक्सीसिल नाइट्रेट। ठीक है, या नाइट्रिक एसिड, यानी कुछ चीज़ें हैं जो किसमें पाई जाती हैं, स्मोग में पाई जाती हैं। उसमें से आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक था ओजोन, तो हमने उसको टिक कर दिया। अगर ओजोन की जगह एल्डिहाइड देता तो हम एल्डिहाइड को टिक करते। अगर मान लो ओजोन की जगह नाइट्रिक एसिड को देता हम तो नाइट्रिक एसिड को टिक करते। अगर ओजोन की जगह पेरोक्सीसिल नाइट्रेट को देता तो हम पेन, यानी जो कि इसका संक्षिप्त नाम है, इसको टिक करते। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द डेंगू फीवर इज कॉल्ड बाय द वाइट ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है और ये सब जानते हैं कि जो डेंगू का बुखार है वो किस मच्छर के काटने से होता है, सब जानते हैं, एडीज, सब जानते हैं, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी। लेकिन अगर सिर्फ एडीज लिख के दे देता है और यहाँ पे आपको डेंगू बुखार की जगह दे दिया क्या,
आपको दे दिया येलो फीवर, पीला बुखार, आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से पीला बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, और यहाँ सिर्फ एडीज है तो आप एडीज ही लगाओगे जब तक कि उसका पूरा नाम ना दिया जाए, यानी एडीज इजिप्टी एंड एडीज अल्बोपिक्टस, यानी दो ये क्या है मच्छर हैं, जिन मच्छरों के काटने से क्या क्या होता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, येलो फीवर हो जाता है और जीका वायरस। ठीक है, क्या क्या है ये प्राथमिक फैक्टर हैं इन चीजों के फैलने के। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, यूपीपीसीएस प्री 2022 में आया हुआ है। अब देखो हम कंपेयर करते हैं कि हमें कौन कौन से पेड़ हैं वो दे रखे हैं। देखो बनाना, बनाना का पेड़ सबसे ज़्यादा लाभदायक है, हिंदू धर्म में बनाना के पेड़ की पूजा भी की जाती है। ठीक है, बनाना का जो पेड़ है वो बहुत अच्छा बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए वो खुद होते ही क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, अपघटित हो जाता है। और क्या होता है, ये हमें सब्जी देता है, यानी जो बनाना का फल होता है उसकी हम सब्जी भी बनाते हैं, केले को हम पका के भी खाते हैं। ठीक है, बनाना के अंदर जो तना होता है, उसका जो स्टेम होता है, उसका यूज किया जाता है हीट रेड्यूस करने के लिए। गर्मियों के दिनों में अगर हमें शरीर की गर्मी को कम करना है तो जो बनाना का स्टेम होता है हम उसका यूज करते हैं। लोग जूस बनाने के लिए भी यूज करते हैं, लोग उसकी सब्जी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा बनाना तो है जो पर्यावरण के लिए क्या है, खतरा नहीं है। क्योंकि कैसे, क्योंकि ये अच्छा बायोडिग्रेडेबल है। नीम, नीम एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है। ठीक है, नीम, नीम का उपयोग सबसे ज़्यादा औषधियों में किया जाता है। ठीक है, बबूल, बबूल का प्रयोग भी औषधि में किया जाता है, आपने देखा होगा। किसके लिए, दांतों के लिए, बबूल का उपयोग सबसे ज़्यादा दांतों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं अभी जो बबूल और नीम से मिलकर एक आयुर्वेदिक क्या बनाती हैं, पेस्ट बनाती हैं, जिसका यूज़ हम कब करते हैं, सुबह सुबह ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा बनाना भी, बबूल और नीम, ये तीनों को अगर हम तीनों की कंपैरिजन करें तो ये तीनों बहुत अच्छे और बहुत लाभदायक हैं पर्यावरण के लिए और मनुष्य के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है, सिर्फ लकड़ी के लिए प्रयोग होता है, इस पे कोई फल नहीं आता। ठीक है, जिसको हम खा सकें, ऐसा कोई फल यूकेलिप्टस से नहीं आता। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा पेड़ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, तो अगर हम इन चारों में कंपैरिजन करते हैं तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यूकेलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमल्स लेज एग्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। सेम यूपीपीसीएस प्री 2022 पेपर फर्स्ट में पूछा गया है और सबसे सरल आंसर है इसका। देखो कंगारू, कंगारू के बारे में सब जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कंगारू क्या है, स्तनधारी हैं और बच्चे देते हैं। ठीक है, क्योंकि कंगारू के एक क्या होती है, थैली होती है जिसमें उसका बच्चा आराम से बैठ जाता है ना। तो ये कहानी सबको पता है, तो कंगारू के बारे में हम सब जानते हैं। लॉरिस, लॉरिस क्या है, छोटे से निशाचर बंदर हैं। निशाचर मतलब रात्रि में चलने वाले, या रात्रि में मतलब एक्टिव होने वाले बंदर हैं। नर बानर हैं, कैसे बानर हैं, नर बानर हैं, जिनका साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर से लेके 4 इंच तक, यानी बहुत छोटे से हैं, यानी स्मॉल साइज में हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक्डिना, एक्डिना क्या है, एक्डिना क्या है कि एक्डिना के शरीर पे कांटे भी पाए जाते हैं और ये एक लंबी चोंच का होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, यूगिनी में पाया जाता है। यूगिनी में पाए जाने वाला लंबी चोंच का अजीबोगरीब प्राणी है। ये कैसा प्राणी है, अजीबोगरीब प्राणी है। और यही एक ऐसा मेमल्स है, एक ऐसा स्तनधारी है जो क्या देता है, अंडे देता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एग्डिना। अब हम हैजहॉग के बारे में बात कर लेते हैं। हैज है, हाँ हैजहॉग, हैजहॉग को हम बोलते हैं पर्वती चूहा भी बोल देते हैं। ठीक है, माउंटेन रेट्स भी बोल सकते हैं इसको, पर्वती चूहा, हैजहॉग को। इसके शरीर पे भी कांटे होते हैं, या इसको शाही ही बोल सकते हैं, शाही, हिंदी में शाही बोलते हैं, सेइया भी बोल देते हैं, ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं इसे,
सेइया बोल देते हैं। तो ये क्या देती है, बच्चे देती है, क्या है, स्तनधारी है और बच्चे देती है, यानी हमारा इसमें से आंसर क्या हो गया, एग्डिना। ठीक है, और ये कहाँ आया है, यूपी पीसीएसपीटी 2022 में। कितना सरल क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं एक स्लाइड से। लॉरेस लॉरेस भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलने वाले लोनियार कुल के निशाचरी, जो रात्रि में एक्टिव होने वाले नर बानर प्राणी हैं। ठीक है, मैंने जो आपको बताया था, ये बहुत धीमी गति से पेड़ों पे चलते हैं। ठीक है, हैजहोग जंगली कांटेदार चूहा होता है, जिसे शाही बोलते हैं, सेइया भी बोल देते हैं। एग्डिना, एग्डिना कहाँ जाता है, मैंने आपको बताया था न्यू गिनी में। ठीक है, न्यू गिनी, न्यू गिनी में पाए जाने वाला मोनोट्रीम गण के प्राणी हैं। इनकी 4 ज्ञात जातियां हैं और इनके अलावा केवल एक प्लेटिपुस की जाति है, जो मोनोट्रीम गण की 5वीं अस्तित्ववान जाति है, जो पूरे स्तनधारी वर्ग में केवल 5 ही हैं जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो एग्डिना के बारे में, और एग्डिना की हम पहचान भी कर सकते हैं, अगर आपको फोटो भी दे दिया जाए तो आप पहचान सकते हो कि ये एग्डिना है, क्योंकि इसके शरीर पे बाल हैं। देखो, बाल हैं लेकिन कांटेदार, इसके शरीर पे भी कांटेदार हैं। अगर आपको दोनों दे दिए जाएं, यानी हैजहॉग भी दे दिया जाए और एग्डिना भी दे दिया जाए, तो आप किससे पहचान करोगे, सिर्फ इसकी लंबी चोंच से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलेरा इज करेक्ट। अब देखो, कोलेरा, कोलेरा आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा गर्मियों में बनता है। ठीक है, अब हैजा, कोलेरा को हम हैजा बोलते हैं, तो हैजा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है हमारा, कोलेरा इज ए डिसीज दैट कॉज लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कोलेरा जो हैजा है वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारी मेमोरी मेमोरी लॉस कर दे, या मेमोरी लॉस होने के कारण से बनती है। तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है, कोलेरा इज ए डिसीज ऑफ मसल्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, यानी कोलेरा यानी हैजा शराब के सेवन से मांसपेशियों की बीमारी है, ये भी गलत है। कोलेरा हमें जो हैजा है कभी शराब के सेवन से नहीं बनता। थर्ड है हमारा, कोलेरा इज ए डिसीज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, यानी हैजा दूषित भोजन या पानी के सेवन के कारण बनने वाली बीमारी है, ये सही है। यानी हैजा कब बनता है, जब हम दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं। ठीक है, और कोलेरा एक जेनेटिक बीमारी नहीं है। आनुवंशिक बीमारी का मतलब जानते हैं आप क्या है, आनुवंशिक बीमारी का मतलब बीमारी ऐसा है, ऐसी बीमारी जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो हैजा एक ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आनुवंशिक हो, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट, द एलपीजी कुकिंग गैस contains propane and butane as the constituents. A sulfur contained compound is added to the LPG because एलपीजी रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन घटक के रूप में होते हैं। एलपीजी में एक सल्फर युक्त यौगिक जोड़ा जाता है, क्यों। देखो, जो एलपीजी गैस है वो क्या थी, पहले गंधहीन गैस थी। गंधहीन गैस थी, किसके मिश्रण से बनती है, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से बनती है। अब एलपीजी का उपयोग घरों में किया जाता है। कॉमन सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लो एलपीजी का रिसाव हो या वो लीक होना शुरू हो जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए क्या किया था कि इसमें हम मिलाते हैं एथिल मरकैप्टन। क्या मिलाते हैं, एथिल मरकैप्टन, जिसके कारण क्या होता है, एक अजीब प्रकार की गंध, ये जो एथिल मरकैप्टन है वो एक गंध छोड़ता है, जिसके कारण हमें इजी ये डिटेक्ट हो जाता है कि हमारी जो एलपीजी गैस है या जो हमारी घरेलू जो गैस है वो क्या हो रही है, लीक हो रही है, उसका रिसाव हो रहा है। तो आप इसमें से ऑप्शन चूज कर लीजिए। इट लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी यह उत्पादन की लागत को कम कर देती है, गलत। इट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ एलपीजी, यह एलपीजी की दक्षता को बढ़ा देती है, ये भी गलत। इट फैसिलिटेट्स इजी डिटेक्शन ऑफ द लीकेज ऑफ द गैस, यानी यह गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने में सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। इट असिस्ट इन लिक्विफाइंग हाइड्रोकार्बन्स, यह हाइड्रोकार्बन्स को द्रवित करने में सहायता करती है, ये गलत। तो जब हम एलपीजी गैस में सल्फर युक्त यौगिक जोड़ते हैं, उसका नाम है एथिल मरकैप्टन। तो किस लिए यूज किया जाता है, सो दैट हमें गैस लीक के रिसाव का आसानी से पता
चल जाए, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड इथाइल मरकैप्टन इज एडेड टू एलपीजी फॉर imparting it a smell so that its detection in case of leakage becomes easier as LPG is an odorless cooking gas। ठीक है, यानी कैसी है, गंधहीन कुकिंग गैस है। जो एलपीजी गैस है वो कैसी है, गंधहीन गैस है। अब भाई उसके रिसाव के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा जिससे हमें पता चले। तो उसमें हम क्या क्या मिलाते हैं, एथिल मरकैप्टन, जिसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो या तो आप उसे CH3CH2SH लिख सकते हो, या फिर आप C2H6S लिख सकते हो, या इस फॉर्म में आपको फॉर्मूला बना के पूछा जा सकता है। इसके दो नाम और हैं, एथाइल, ये हो गया, पहला है इथाइल सल्फाइड्रेट, दूसरा है मरकैप्टोइथेन, एक इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, यानी इथाइल मरकैप्टन ही ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर इथाइल मरकैप्टन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है और ये दोनों में से कोई एक दे रखा है तो हम इन दोनों में से एक को सही टिक करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फॉर सेफ्टी द फ्यूल वायर यूज्ड इन द मेंस फॉर हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल मस्ट बी मेड ऑफ मेटल हैविंग। देखो घरेलू वायरिंग जब की जाती है तो हम फ्यूज का उपयोग करते हैं, फ्यूज वायर का। तो फ्यूज वायर का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण हम फ्यूज वायर यूज करते हैं, तो ऐसा क्या मतलब वो होना चाहिए उसमें। तो ये चार गुण दे रखे हैं। नंबर ए, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कम पिघलने वाला बिंदु होना चाहिए उसका। हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक होना चाहिए। लो स्पेसिफिक हीट, यानी कम विशिष्ट गर्मी, यानी कम गर्मी उत्पन्न करे। अब एक बात बताइए, आपके मान लो आपने वायरिंग कराई है, और वायरिंग कराने के बाद आपने एक फ्यूज़ लगा दिया। अचानक से क्या हुआ कि जो करंट आपके घर में आने वाला था वो 220, ठीक है। हमेशा जो मतलब करंट होता है वो 11 के गुणा में ही रहता है, यानी 110, 220, 440, 11,000, 22,000, है ना, 33,000, तो लगभग 11 के गुणांक में ही रहता है। ठीक है, कुछ जगह होता है जैसे कि रेलवे में 25,000 यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसको मत लेना कि सर आप बता रहे हो कि 11 के गुणांक में चलता है और रेलवे में 25,000 है, तो वहाँ तो कुछ अलग हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर जैसे ही हमारे घर की वायरिंग में करंट किसी भी मतलब कमी से या किसी भी फॉल्ट से सर्ज करता है, सर्ज का मतलब है कम होता है या ज़्यादा होता है। देखो कम होने पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो मान लो बने हुए हैं 220 वाट की बिजली पे चलने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, उससे कम हो गई तो हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अगर उससे ज़्यादा हो गई तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ख़राब होने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा फ्यूज़ वायर लगाएंगे जैसे ही हमारा करंट किसी सर्ज के कारण या किसी घटना के कारण जैसे ही 220 से ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यानी वो पिघल जाएगा। तो हम यहाँ से कौन सा आंसर सही देंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कम पिघलने वाला बिंदु, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट हो वो कैसा हो, कम हो, यानी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेंस का कट ऑफ हो जाएगा, और जो हमारे उससे आगे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो विद्युत उपकरण हैं जो चल रहे हैं वो क्या होंगे, बच जाएंगे खराब होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, किस किस के लिए बता देता हूँ, एनडीए के लिए, ठीक है, एयरफोर्स के लिए, ठीक है, सीडीएस के लिए, कि जब सबमरीन नीचे होती है पानी में तो ऊपर की वस्तुएं यानी पानी के ऊपर की वस्तुओं को हम देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो अब हमें चार दे रखे हैं। पहला दे रखा है कैलाइडोस्कोप। ठीक है, तो कैलाइडोस्कोप क्या है, कैलाइडोस्कोप एक खिलौने की तरह यूज किया जाता है। ये क्या है, एक खिलौने की तरह यूज किया जाता है, और ज्यादातर इसे कौन यूज करते हैं, फैशन डिजाइनर। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी इमेज बनाता है ये। तो कैलाइडोस्कोप का यूज हम इसमें नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ, तुम्हारा ये ऑप्शन ए गलत है। अब आप आ जाइए टेलीस्कोप पे, दूरबीन। दूरबीन का उपयोग हम जानते हैं कब किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, कब, जब कोई मीडियम नहीं होता है। अब भाई आप सबमरीन में हो यानी पानी के अंदर हो,
तो सबमरीन से लेके और ऊपर की सतह तक आपके पास एक मीडियम है। मीडियम क्या है? पानी है। तो हम वहाँ उसको दूरबीन से नहीं देख सकते। तो हमारे दो ऑप्शन कट हो गए। अब हमारे पास क्या क्या बचा? पेरिस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज कहाँ करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी में, वैद्युत घटनाएं होती हैं और जो चुंबकीय घटनाएं होती हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है, जैसे हमें विकिरण देखना हो, या आपने देखा होगा स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज़ हम करते हैं उसमें कि प्रिज्म पे जब वो गिराया जाता है श्वेत प्रकाश, तो वो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। तो ये कहानी प्रकाश से संबंधित है, यानी जो स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज़ हम करते हैं वो प्रकाश से संबंधित यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा लास्ट बचा वो है पेरिस्कोप, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? सबमरीन से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए। और ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड? लोहा को जस्ती करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? देखो, गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन क्या है कि गैल्वेनाइजिंग का मतलब है कि उस पर कोई परत चढ़ाना, यानी आयरन को क्या, किसी क्षरण यानी बोल सकते हैं हम जंग से बचाने के लिए, यानी जंग रोधक बोल सकते हो आप। यानी हम आयरन को क्या करें? जंग रोधक बनाने, जंग रोधक, जंग मतलब अवरोधक, जंग प्लस अवरोध यानी जंग रोध। तो किस धातु की कोटिंग करते हैं हम? तो सीधा सा इसका है जिंक। यानी आयरन को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन कैन बी रेड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम, यानी बदलने से घर्षण को कम किया जा सकता है। यानी क्या बदलने से घर्षण को कम किया जा सकता है? अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। डायनामिक टू स्टेट, ठीक है, यानी स्थितिक ऊर्जा को कोई मतलब नहीं बनता, ऊर्जा से कोई संबंध है ही नहीं। सेम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में बदल दें तो हम घर्षण को कम कर सकते हैं, तब भी कोई नहीं, ये भी गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। स्लाइडिंग टू रोलिंग, यानी किसी चीज को एक तो हम घसीट रहे हैं, स्लाइड मीन्स घसीटना, और रोलिंग मीन्स रोल करना, घुमाना। एक है रोलिंग टू स्लाइड, यानी पहले हम उसको रोल कर रहे थे, उसके बाद क्या कर दिया हमने? घसीटना शुरू कर दिया। तो हमें यही पूछा है कि क्या बदलने से घर्षण को कम किया जा सकता है? तो हम घसीटने की अपेक्षा अगर किसी चीज को रोल करके ले जाएं तो क्या होगा? घर्षण कम लगेगा। अब अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में प्राग ऐतिहासिक काल की घटनाएं क्या थी कि सबसे पहले लोगों ने क्या बनाना सीखा था? सबसे पहले क्या करते थे वो लोग? किन्हीं वस्तुओं को रगड़ के ले जाते थे, रस्सियों में बांध लेते थे और खींच के ले जाते थे, तो उन्हें एक की जगह 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, फिर लोगों ने क्या किया कि गोल, मतलब सबसे पहले क्या किया, उन्होंने चीजों को घुमा कर ले जाना शुरू किया। वहां से आविष्कार हुआ था लकड़ी के पहिए का। किसका? लकड़ी के पहिए का, क्योंकि वो रोल करके चलता है, यानी घर्षण कम लगता है। ठीक है, वहां से लकड़ी के पहिए का आविष्कार हुआ। फिर लकड़ी का पहिया आपने देखा होगा, आज तक लगभग आज से 5 साल या 10 साल पहले तक तांगे, जो तांगे होते थे, तांगे गाड़ी, यानी जिनमें मतलब घोड़े से जो घोड़ा जिसका मतलब जिसमें घोड़ा लगाया जाता था और तांगे गाड़ी बनाई जाती थी, उसमें लकड़ी के पहिए होते थे और उस पर कोटिंग कर दी जाती थी, गोल गोल रिंग लगा दी जाती थी, किसकी? आयरन की। ठीक है, तो हम हमारे समझ में ये आया इस कहानी से कि स्लाइडिंग की अपेक्षा अगर हम किसी चीज को रोल करें तो वहां क्या होगा? घर्षण कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिक्विड्स ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन विच इज नोन एज? तरल पदार्थ सभी दिशा में समान रूप से दबाव संचरित करते हैं, यह किस रूप में जाना जाता है? यानी देखो, आपको लॉ दे रखा है, एक तो है बॉयल लॉ, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने पास्कल लॉ पढ़ा होगा तो पास्कल लॉ में क्या सीन था कि एक मान लो ये कंटेनर टाइप है, ठीक है, और इसके अंदर एक ये बॉक्स है, इसमें क्या है? द्रव भरा हुआ है, जिसकी हाइट मान लो कितनी दे रखी है आपको? h दे रखी है। ठीक है, और इसका एरिया वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? a दे रखा है। ठीक है, अब देखो इस पोर्ट में आप, अगर आप इस पोर्ट में देखोगे तो एक तो इसमें ऊपर से फोर्स लग रहा होगा
और एक इसमें नीचे से फोर्स लग रहा होगा, और एक उसका खुद का फोर्स होगा क्या, mg। ठीक है, गुरुत्वीय बल। अगर हम इस फोर्स को F1 मान लें और इसको हम F2 मान लें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, F1 प्लस mg बराबर F2। यानी ये जो F2 बल है वो नीचे mg को और F1 दोनों बलों को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और अगर हम इनको a से डिवाइड कर दें तो P बराबर क्या होता है, F अपॉन a। यानी जो P क्या होता है, वो प्रेशर होता है, दाब। तो ये F1 है, हम इसको क्या मान लेंगे, P1 बराबर F2 है, इसको P2 मान लेंगे। माइनस mg को माइनस, यानी mg को इधर प्लस है तो इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का mg हो जाएगा। फिर m द्रव्यमान बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। अगर हम इसका मान लेते हैं वॉल्यूम क्या है v, और घनत्व कितना है रो, और ऊंचाई कितनी है h, तो ये कितना बन जाएगा, रो जी एच। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये पास्कल ने जो नियम दिया था वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और पास्कल लॉ के ही उदाहरण हैं क्या, जो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह है ना, वो हमारे पास्कल लॉ की ही देन है। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर सही है, पास्कल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब द